बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, दाखिल करेगा तुम्हें बागात में, रवा हैं जिनके नीचे नहरें, और पाकीज़ा मकानों में जो सदाबहार बागों में हैं। यही बड़ी कामयाबी है। एक और चीज़ जो तुम्हें बड़ी पसंद है वो भी मिलेगी, यानी अल्लाह ताला की जानिब से नुसरत और फतह जो बिल्कुल करीब है। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को ये बशारत सुना दीजिए। सूरह सफ की आयत 12 और 13 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझकर पढ़ने, इसका एहतराम करने और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज पीर है 11 रबीउल सानी 1433 हिजरी 5 मार्च सन 2012 और आज के मौजूद मेहमान जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे ये जन्नत का जो नक्शा है, मैं समझता हूँ कि दुनिया का भी नक्शा ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु आखिरत में जन्नत का वादा लेकर नहीं आए थे, सिर्फ उस दुनिया को जन्नत बनाने आए थे। और जिस नुसरत और फतह की खुशखबरी दे रहे हैं अल्लाह, वो इस जहान में खुशखबरी दी और वो फतह मक्का की सूरत में हमारे सामने आई। बिल्कुल सही, बहुत खूब फरमाया आपने। पहली स्टोरी की जाने बढ़ेंगे। नाज़रीन, लीड स्टोरी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान कि नवाज शरीफ की तजवीज़ मुस्तरद, इंतज़ामी यूनिट नहीं सराइकी सूबा बनाएंगे वज़ीर आज़म। आज या कल भेजने वाले सुन लें, करोड़ों अवाम हमारे साथ हैं, किसी के कहने पर इक़्तिदार में आए ना जाएंगे। पीपल्स पार्टी वाले फसली बटेरों की तरह बिकते हैं ना झुकते हैं। सराइकी शरीफ ज़रूर है मगर असूलों पर डट जाते हैं, जैसे मैं कभी कभी डट जाता हूँ। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, सराइकी सूबे के हवाले से वज़ीर आज़म जो है वो बहुत पुरजोश भी हैं और डटे हुए हैं और बार बार हर जगह पर इसी बात का इरादा करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे वज़ीर आज़म कई कम्प्लेक्सेस का शिकार हैं। अच्छा, वो कहते हैं कभी कभी डट जाता हूँ, यानी कभी कभी डट नहीं भी जाता। अच्छा, डट जाते हैं फिर हट जाते हैं और फिर नीचे जेर लगाए ना पिट जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि जितने इक़दाम और जितने बयानात हमारे वज़ीर आज़म ने वापस लिए हैं, किसी ने वापस नहीं लिया है। तो ये मजबूत अपने आप को समझना, ये तो भुट्टो साहब ने समझा था और भुट्टो के कदमों की खाक भी नहीं है ये वज़ीर आज़म गिलानी। और फिर देखें, आज तक जरदारी ने कभी ऐसा बयान दिया है? आज तक कभी आप देखें, हम जरदारी के बारे में कितनी बातें करते हैं मगर वो मुस्कुराता रहता है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं मजबूत हूँ या, लेकिन वो मजबूत है, लोग कहते हैं मजबूत है। मजबूत अगर आप हैं तो आपको लोग कहें कि आप मजबूत हैं, तो ये बात रहती है। मैं देखें, सराइकी सूबा जो है वो उसका क्या मतलब है? अच्छा, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये मुल्क की बात कर रहे हूँ, सराइकी मुल्क। तो सराइकी तो खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है, डेरा इस्माइल खान, इधर सिंध में बोली जाती है जो पंजाब के सरहदी सूबे हैं। अच्छा, उधर पेशावर में भी, हिंद को जो है उसमें भी सराइकी का एक इन्फ्लुएंस जो नजर आता है। तो ये क्या क्या चाहते हैं वज़ीर आज़म? इनको खुद भी पता नहीं है। ये बयान देते हैं और इन्हें पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं। मकासद क्या है इसके पीछे? इसके मकासद के पीछे वही है कि वो जो उनके खिलाफ मुकदमा है अदालत में, तो उसके बारे में भी उनका कोई कम्प्लेक्स होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कहते हैं ना कि न अंदर जाऊंगा न बाहर जाऊंगा, ये अंदर भी गए थे और बाहर भी आए थे और ये फिर अंदर भी जा सकते हैं और फिर बाहर भी आ सकते हैं। तो ये सियासत है पाकिस्तान की जो चलती चली जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो हमारी कौमी गैरत के खिलाफ हो, जो हमारे कौमी मफाद के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की यकजहती के खिलाफ हो। मैं समझता हूँ कि ये बयान वज़ीर आज़म को दिया, वज़ीर आज़म ने दिया, उसको मुस्तफ़ी होना चाहिए और उसके खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए, उसके खिलाफ मुजाहरे होने चाहिए। देखिए, हम वो कहते हैं नवाज शरीफ की बात जो है मुस्तरद कर दी है, तो नवाज शरीफ अगर इंतजामी बुनियादों पर सूबे के लिए कह रहा है, वो ठीक कह रहा है। ये लसानी बुनियादों पर चाह रहे हैं। ये लसानी करके एक लफ्ज़ मैं उस करूँगा, लसानी से भी अजीब, वो काफ़ी भी मिलाऊंगा क्योंकि मेरा ये एक उसलूब है कि नवाज शरीफ तो इंतजामी बुनियादों पर चाहते हैं सूबे और वज़ीर आज़म गिलानी इंतकामी बुनियादों पर सूबे चाहते हैं। इंतकामी बुनियादों पर चाहते हैं। तो ये इंतकाम किससे लेना चाहते हैं? कौन से लेना चाहते हैं? मुंतखब करके वज़ीर आज़म तक पहुंचाया। जी जी, देखिए, इन्होंने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उसका मतलब ये था कि इक़्तिदार बेहतरीन इंतकाम है और इंतकाम लिया जा रहा है, इंतकाम अवाम से लिया जा रहा। तो मतलब है कि ये क्या सियासत है? आप देखें, हर बार
कोई ना कोई भुट्टो फैमिली का बंदा शहीद होता है, उसके बाद इनको इक़्तिदार मिलता है, और वो उस कुर्बानी पर अपनी कहानी जो है वो तामीर करते रहते हैं। उस कहानी का कोई अनुमान नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ कि अब क्या होगा, अब तो कोई भुट्टो भी नहीं रहा, लेकिन जरदारी ने क्या किया कि उसने बेटे का नाम तब्दील कर दिया। इस तरह कोई नहीं करता कि जरदारी फैमिली है उनकी और उसको बिलावल भुट्टो जरदारी बना दिया। और अवाम से भी मैं एहतजाज करता हूँ कि अवाम ने ये तस्लीम कर लिया, हमारे मीडिया ने भी तस्लीम कर लिया। हमारा मीडिया क्या करता है, मैं मीडिया का कायल भी हूँ, मगर मीडिया हमें घायल करने की कोशिश भी करता है, तो ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब किस भुट्टो की कुर्बानी होगी, ये जरदारी साहब को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर समझता है वज़ीर आज़म गिलानी कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता है, तो खुदा की कसम जी मैं इस फोरम पर आपके सामने, इस चैनल पर, इस अपने बहुत महबूब चैनल पर ये कह रहा हूँ कि वो कभी दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ये मुमकिन हो सकता है कि जरदारी दोबारा सदर बन जाए, क्योंकि जरदारी तो एक गिलानी साहब दोबारा कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, उनको इस तरह का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं। आज की सुपर लीड स्टोरी है, मारवी मेमन मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई हैं। खबर है कि चौधरी बरादरान आमर का साथ देने पर कौम से माफी मांगे, पार्टी में खुशामदीद कहेंगे मियां नवाज शरीफ। गवर्नर राज के बाद चौधरियों से मिलकर आसानी से पंजाब में हुकूमत बना सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। 20वीं तरमीम ने मजबूत। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे मस्त रहे। नून से इत्तेहाद नहीं हो सकता, मेमो स्कैंडल की समाअत मेरा जवाब है। जब हमने मैराथन करवाई, मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत की थी, मीडिया से गुफ्तगू। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को मुतहम्मल मिजाज होना चाहिए, उनको मोतदिल होना चाहिए। एक जो कौमी लीडर की सोच है और जो गुफ्तगू है वो नवाज शरीफ की होनी चाहिए। हमें उम्मीदें हैं बड़ी उनसे। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे जाती माफी नहीं, कौम से माफी मांगे तो मुस्लिम लीग जो है वो इकट्ठी हो सकती है। ये मुझसे कहना जो है, अगर आप नफ्सियात का मुताला रखते हैं और आप रखते हैं, ये कहना जो है ये इस तरफ इशारा करता है कि मुझसे माफी मांगे। ठीक, यानी ये ये जिद, ये हठधर्मी जो है, ये तो उनका वतीरा है हमारे नवाज शरीफ साहब का। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। नहीं, गुज़श्ता वक्त हमने कामिल अली आगा साहब से बात हो रही थी, उनसे भी ये कहा था कि अगर दोनों माफी मांग लें तो फिर मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद पॉसिबल है। तो ठीक है, देखिए ना, शुजात को जिस बुनियाद पर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, वो तो बुनियाद पहले नवाज शरीफ ने फराम की थी। नवाज शरीफ जी पहले कौम से माफी मांगे, फिर चौधरी शुजात साहब भी मांगे। बल्कि ये जनाब बड़ा एक माफी मांगने की जरूरत ही नहीं थी। जो ही वो वतन आए थे, ये जला वतनी और हम वतनी जो है, ये इसकी समझ ही नहीं आई नवाज शरीफ को। अगर नवाज शरीफ उस वक्त चौधरी शुजात के पास चला जाता तो आज नक्शा ही कुछ और होता। चौधरी शुजात ने कहा था कि नवाज शरीफ हमारे पास आ जाए तो वो ईवान सदर में बैठा होता। देखें, वो लीडर कह रहे हैं नवाज शरीफ को, शेख रशीद भी कह रहा है कि अगर मुस्लिम लीग मुत्तहिद हो तो नवाज शरीफ ही लीडर होगा। मगर अगर वो रायबरेली नहीं जाना चाहते, ये गुजरात नहीं जाना चाहते, तो लाहौर में बैठ जाएं। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ उस बात को समझे आप कि मुस्लिम लीगें मुत्तहिद हों तो लीडर नवाज शरीफ होगा, चौधरी शुजात नहीं होगा। लेकिन नवाज शरीफ को क्या कम्प्लेक्स है? नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म गिलानी के कम्प्लेक्सेस जो हैं वो मिलते जुलते हैं। ये बड़ी ज़्यादती की बात है। मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने मजीद जामी साहब की आरजू का ख्याल रखा होता, उस आरजू की आबरू रखी होती इन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि आप मुस्लिम लीग आज मुत्तहिद होती। आप समझते हैं कि अब ये जो बात चल निकली है, अब इसको मजीद आगे बढ़ाना चाहिए और गिले शिकवे दूर होने चाहिए और मिल बैठना चाहिए चौधरी बरादरान को और मियाँ बरादरान को? नहीं, मिल बैठने का ये अंदाज होता है। मेरी 12वीं मेमन आई है उसमें नून लीग में, तो उस मौके पर ये कोई तुक बनती थी कि आप चौधरी शुजात के खिलाफ बात करें। 12वीं मेमन जो कुछ भी है उसको लोटी कहा जाएगा। जो इख्तियार उसको मुस्लिम लीग नून इख्तियार में आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए नून लीग में गई है। वो JUI में क्यों नहीं जाती? मौलाना फजल रहमान बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और उनके साथ रवाबत भी है मारवी मेमन की। मारवी मेमन ने पेशावर में इमरान का धरना भी अटेंड किया था। तो फिर वो क्या बातें थी? आप बताएं कि क्या वजूहात है कि मारवी मेमन मुस्लिम लीग नून में शामिल हो? वो तो कहती है कि मैंने 3 साल में जान लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत कौन कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत कौन कर रहा है, इस वजह से मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। 3 साल में कैसे जाना है? वो 5 साल मुशर्रफ वाले जो हैं वो भी शामिल करें। 8 साल लगते हैं इसमें। उस वक्त तो तुम स्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी आप अंदाजा करें कि ख़वातीन की मखसूस सीट पर ये जनरल मुशर्रफ की सिफारिश आई थी। ठीक। और दूसरी बार भी ये हुआ था मामला के जनरल मुशर्रफ से जाते थे। ठीक। तो ये मारवी तारीखी एक करैक्टर था
तो वो करेक्टर सियासत में कैसे आ सकता उन्होंने है? कहा भी कि मैं मारवी भिटाई की मारवी हूँ और भिटाई भिटाई की के फलसफे पर भी अमल कर रही हूँ। जी जी, वो भिटाई की मारवी नहीं है, इसने तो भिटाई को पढ़ा ही नहीं होगा। मैं शर्त लगाता हूँ इस पर कि मारवी मोहम्मद ने भिटाई को पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक। भिटाई तो कलंदर था, वो तो एक ऐसा मर्द दरवेश था जिसकी आज तक हम बात करते हैं, जो मरने के बाद भी अमर हुए, जी जो साहिब कब्र हुए, जो कब्र में मौजूद हुए तो फिर भी वो जिंदा है। लेकिन मारवी मेमन क्या कर रही है? मारवी मेमन इसलिए, देखिए मेरी बात जो समझ में आती है कि ये जो वजारतें हैं चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही ने इनसे मिलकर पीपल्स पार्टी से ली गई, उनमें मारवी मेमन को वजीर नहीं बनाया गया। ठीक। अच्छा, फिर इमरान खान से कोई ओहदा लेना था उसने, वो नहीं मिला उसको। क्या इस चीज़ की रंजिश थी कि इमरान खान साहब ने कोई ओहदा नहीं दिया? बहुत पार्टी सारी रंजिशें हैं यहाँ पर, रंज और ख्वाहिश जो है मिल जाती है, रंजिश और ख्वाहिश, और फिर कोशिश भी मिल जाती है, और फिर साजिश भी मिल जाती है। सही। ये कोशिश, साजिश, ख्वाहिश, ये सारी तीनों एक ही फैमिली के अल्फाज हैं कि जो हमारे सियासतदानों को बहुत सूट करते हैं। तो मारवी मेमन बड़ी तैयार होकर गई थी रायवंड में, और वैसे बहुत अच्छी है, मैं तो उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, और वो प्लेयर भी है, धड़ल्ले से बात करती है। और काफ लीग में मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा यानी बहादुरी से पढ़ी लिखी खातून है, बैंकर भी हैं और बैंकर भी रह चुकी हैं, और उनकी बड़ी अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है बहुत। तो चले मारवी मेमन अपने वालिद मोहतरम के बारे में बता दें कि वो क्या थे, वो क्या काफ लीग में क्या लेने गए थे, वो मुशर्रफ के क्यों 5 साल वजीर रहे, ये सारी बातें उनसे पूछने वाली है। वो कहते हैं कि इस पर मैं जो है वो माफ़ी मांग चुकी हूँ, गलती का एहसास हो गया है उन्हें। मैं कहता हूँ गलती का एहसास क्या मतलब है? पहले फिर आवाम से माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे। आपको 3 साल लगे हैं इस बात को समझने में कि नून लीग के नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत बेहतर आदमी हैं। तो ये फिर एक आदमी आता है उसको 4 साल लगते हैं, तीसरे को 5 साल लगते हैं, तो फिर ये क्या होगा? मैं समझता हूँ कि क़ायद आज़म ने कहा था कि फैसला करो, फैसले जल्दी करो, सोच समझ करो और उस पर डट जाओ। कोई एक आदमी भी नहीं है एहतशाम हमारी सियासत के मंजरनामे पर कि जो लोटा न बना हो, जो फौजियों की सरपरस्ती में ना आया हो। अच्छा, नवाज शरीफ आप जो कहते हैं तो शुजात को ताना देते हैं, तो खुद वो अपने बारे में क्यों नहीं कहते? तो ये सवाल वो अपने आप से करें। वो कहते अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं जनरल ज़ियाउल हक की हिमायत करने पर माफ़ी मांगता हूँ, और उन्होंने बनाया, जनरल जिलानी ने एक बैरे की पग जो थी उठाकर नवाज शरीफ के सर पर रख दी थी, ये तो औकात है। मैं समझता हूँ कि चौधरी शुजात का ख़ानदान जो है वो इससे बहुत पहले का सियासत में है। चौधरी ज़रूर नवाज शरीफ को तो उतने साल ही नहीं हुए जो इनके बनते हैं, चौधरियों के बनते हैं। अभी असगर खान साहब की जो पिटिशन थी उसकी समाअत भी शुरू हो गई है, और भी बहुत सारे इंकशाफात अब होंगे जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मामलात मज़ीद आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आगे आएगी बातें। ये देखे ना, अब उसमें किन किन लोगों ने लिए थे लाखों रुपए। IGI किसकी हिमायत के लिए बनाई गई थी? ये नवाज शरीफ की हिमायत के लिए बनाई गई थी। अच्छा, नवाज शरीफ ने कोई 35 लाख रुपए लिए थे, कुछ और लोगों ने ज़्यादा भी लिए, जमात इस्लामी ने भी लिए, और जो सियासतदान तो उन्होंने भी लिए। असगर खान की पटिशन का अगर सही फैसला हो जाए तो उसका नुकसान जितना नवाज शरीफ को उतना होगा, उतना चौधरी शुजात को नहीं होगा। ठीक, लेकिन लियाकत बलोच साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तरदीद भी की है, और उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं। सदर जरदारी का बयान शामिल करना चाहेंगे नाज़रीन। वो कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन पंजाब में बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वफादारियाँ बदलने वालों को सामने लाएंगे सदर जरदारी। पार्टी से गद्दारी करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा, पार्टी जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सदर का असलम गिल को फ़ोन, इज़हार हमदर्दी किया, मुझे हरवाने में क़यादत का कोई कसूर नहीं, मुस्लिम लीग नून की हॉर्स ट्रेडिंग का नोटिस दिया जाए। असलम गिल का ये कहना है, हॉर्स ट्रेडिंग। तो फिर ये जो बात की है इसने वज़ीर आज़म ने कि पीपल्स पार्टी वाले बटेरों की तरह नहीं बिकते, तो ये क्या, ये फिर चिड़ियों की तरह बिक गए ये जो यहाँ बिके? करोड़ों में हिसाब है उस करप्शन का, उस रिश्वत का जो इस सेनेट के इलेक्शन में हुई है। ये क्या बात करते हैं? किस जमहूरियत की बात करते हैं? कौन सी सियासत की बात करते हैं? वो तो कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो मजीद मजबूत हुई है। क्या मजबूत हुई है? यानी असलम गिल के हारने से जमहूरियत मजबूत हुई है? अजीब गरीब मंतक है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जरदारी ने अपना लोहा मनवाया है, बल्कि अपनी चांदी भी मनवा ली है। डॉक्टर साहब, इस मौजू पर मजीद हॉर्स ट्रेडिंग के इशू पर आपका कॉलम भी है, एक जुमला तो कहने दें। अच्छा, ठीक, इसमें मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। अगली खबर शामिल कर लेते हैं, और भारत की जो जंगी तैयारियां इस पर बात करते हैं। भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पाकिस्तानी सरहद के करीब तैनात कर दी है। फ़ज़ा से फ़ज़ा में 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाली इन मिसाइलों की पहली रेजिमेंट का मगरबी सरहद पर तैनाती से कबल हतमी तजुर्बा भी किया गया
एक तरफ हम भारत को अपना पसंदीदा तरीन मुल्क करार देते हैं, दूसरी जानिब भारत की जो जंगी तैयारियां हैं वो सबके सामने, और तीसरा अहम इशू जो इस वक्त सामने आया है वो 100 प्रोडक्ट्स जिनको मनफी लिस्ट से हटाकर उनकी तजारत की इजाज़त दी गई है वफाकी काबीना की जानिब से। इत्तलात ये हैं कि वो प्रोडक्ट्स गाय के पेशाब और गोबर से तैयार की गई हैं, और बहुत खुशी मनाई जा रही है भारत में कि वो मनफी लिस्ट ख़त्म कर दी गई है। अब वो नापाक प्रोडक्ट्स, भारतीय नापाक प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मंडियों में आएंगे और पाकिस्तानी उसको यूज़ करेंगे। नहीं देखा ना, ये कैसी अच्छी बात की आपने। मैं समझता हूँ कि भारत से किसी नफ़े की तवक्को नहीं है, किसी भले की तवक्को नहीं है। 60 साल का तजर्बा है यार, 60 दिनों का तजर्बा भी बहुत होता है यार, 60 महीनों का तजर्बा बहुत होता है, 60 बरसों का तजर्बा है जनाब। इसके बावजूद भी हम नहीं, इसके बावजूद भी हम देखें ना, यानी मेरा ख्याल है कि अब अगर पाकिस्तान में कोई गैरत है, हमारे वज़ीर आज़म में जो डट जाते हैं वो ये करें कि अपने मिसाइल जो हैं वो भारतीय सरहद पर मुतयन कर दें। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से बेहतर है। अब ये करें सिर्फ कि अपने मिसाइल जो हैं ये मशरकी सरहद पर भारत के साथ से लगा दें। अच्छा, मिसाइल क्यों बनाए गए? ये एटम बम पटाखा है तो ये पटाखा छूटना भी चाहिए यार। हम मोहतरम मजीद निज़ामी साहब कौम को जगाने की जदोजहद जारी रखे हुए हैं, हुक्मरानों को जगाने की जदोजहद जारी रखे हुए, लेकिन हमारे हुक्मरान अभी तक ख्वाब गफलत से बेदार क्यों नहीं हो रहे? ख्वाब गफलत, इसे ख्वाब खरगोश कहा जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि वो मसखराटे ले रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ आने वाले जो दरिया हैं, जो मकबूजा कश्मीर के दरिया है, उनका पानी चोरी करने के कमा जारी कर चुकी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भारत को दोस्त कहना जो है, इनको शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम बेशर्मी की इंतहा है, ये हुकूमत नहीं है, इसको बेशर्मी कहना चाहिए। मैंने आप क्या करते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है उसके लिए पाकिस्तान बहुत संजीदगी से एक ऐसे लम्हे में मुब्तला है कि जो बहुत नाजुक है। अफसोस की बात यह है कि कायद-ए-आज़म की मसनूई का दावा करने वाले मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद भारतीय हाई कमिश्नर से मिलते हैं, आनंद शर्मा से मिलते हैं, बार बार मुलाकातें होती हैं, उनके खिलाफ कभी बयान नहीं देते। कुरान पाक की अफगानिस्तान में नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती की गई, ना मुस्लिम लीग नून बोली, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोली, ना तहरीक इंसाफ बोली, किसी जमात की जानिब से किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया गया। अमेरिका का नाम लेते हुए भी जुबानें कांपती हैं। अभी देखिए ना, ये भारत के लिए क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? इसलिए कि ये अमेरिका चाहता है। अमेरिका जो है इनको कहे कि तुम बर्फ पर लेट जाओ तो लेट जाएंगे। अमेरिका अगर जो भी कहे, जो भी जिल्लत की बात कहे, इनको जी कबूल कर ले। और एमकेएम जैसी जमात जरदारी साहब के खिलाफ अगर शहबाज शरीफ बयान दे दे तो कराची की सड़कों पर रैलियां और कुरान पाक की बेहुरमती हो तो एक लफ्ज भी मुजम्मत का नहीं कहा जाता। तो अल्ताफ हुसैन से पूछे ना, वो जो लंदन में बैठा हुआ है और वहां से हुकूमत कर रहा है, ये अजीब गरीब बात है। मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल एजेंसियों की इमदाद के बगैर ये हो नहीं सकता कि अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा हुआ है और वो हुकूमत कर रहा है पाकिस्तान पर। अच्छा, ये भी जद्दा में थे तो ये हुकूमत ही कर रहे थे। भाई तुम जलावतन हो जाओ किसी को बताए बगैर तो वो तो वफा है। और कोई हमवतनी में मुसीबतें झीले, कुर्बानियाँ दे, हमवतनी के यानी अजाब सहे, तो वो गद्दार है। इसमें गद्दार और मौसम जो है वो मिलते जुलते हैं। मैंने कॉलम भी लिखा है। शहबाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। उनकी खबर भी है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान से दोस्ताना सकाफती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तानी अवाम दौरे के मुंतज़िर है। मुल्क में खेलों की आलमी सरगर्मियों को तकवीत मिलेगी। इजलास से खिताब, लेबर कम्प्लेक्स, डिफेंस रोड का मुआयना। पंजाब में जो गेम्स हो रही हैं, पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? शहबाज शरीफ का ये कैसा कारनामा है कि मुस्बत तब्दीली लाएगा पंजाब के अंदर और ये खुशगवार तब्दीली है, या फिर इस पर भी कुछ एतराज़ात? अच्छा, ये बात है कि जब मैराथन रेस मुशर्रफ करवाता है तो शहबाज शरीफ उसकी मुखालफत करते हैं परवेज़ इलाही साहब के दौर में, परवेज़ इलाही के दौर में, और जब ये खुद करते हैं तो ठीक है। मतलब है कि देखें, जो काम आप खुद करते हैं वो ठीक है, जो दूसरा करता है वो ठीक नहीं है। जो 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 ये कह दें वो कुरान का हरफ है और जो दूसरा कहे वही बात तो वो गलत है। मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी सूरत हाल है बदलनी चाहिए। हमें कुछ एहसास करना चाहिए, यानी सियासी कल्चर बदलना चाहिए। और सियासी कल्चर से पहले एहतशाम मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि तुम कौमी कल्चर बदलो। कौमी कल्चर नहीं बदलोगे तो तुम्हारा सियासी कल्चर जो है फिर वही सवाल, कौमी कल्चर कैसे बदलेगा और कौन बदलेगा? कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता। देखे ना, मैं कोई मायूस आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं मायूस आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, हम बार बार कहते हैं और वो कहते हुए भी मायूसी की अलामत है। हम कहते हैं कोई आएगा,
और वो ज़रूर आएगा, ये भी हमारा यकीन है। गैब के जहानों से नामालूम रास्तों पर नजर न आने वाली हवाओं की आंखों में कोई संदेशा होगा, कोई तो आएगा। देखिए पाकिस्तान बना इसलिए है कि ये इस्लाम, खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस की सरबुलंदी के लिए बना है। आप जानते हैं मैं इस देश को करिया इश्क मोहम्मद कहता हूँ। तो ये करिया इश्क मोहम्मद जो है, सियासतदान इश्क मोहम्मद की तौहीन कर रहे हैं। इन्हें मोहम्मद पर कोई यकीन नहीं है, इन्हें खुदा पर कोई यकीन नहीं है, इन्हें अमेरिका पर यकीन है और अमेरिका की वजह से भारत पर यकीन है। ये अमेरिकी एजेंडे पर अपोजिशन हुकूमत दोनों मुत्तफिक हैं और अमेरिकी एजेंडे और उसकी वजह से भारतीय एजेंडे पर भी मुत्तफिक है। देखिए ना, आखिर जरदारी क्यों जीत रहा है, जरदारी क्यों इनको मात दे रहा है। अमरीकी एजेंडे की बात की तो अमरीकी अखबार की खबर भी है, उसमें एजेंडे के हवाले से भी बात की गई है कि सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बावजूद जरदारी हुकूमत के लिए खतरात कम नहीं हुए। ये कामयाबी तनकीद में घिरे जरदारी उनकी हामियों के लिए अहम समझी जा रही है। एबटाबाद ऑपरेशन से मुतालिक मंसूर एजाज का दावा जरदारी का कैरियर तबाह कर देगा। फिर मंसूर एजाज का यह बयान कि जरदारी यानी बातचीत की तरदीद मफरूज़ों पर मबनी है। 1 और 2 मई के दरमियानी शब क्या हुआ, इस बारे में 40 नुकात हैं। ईवान सदर ने तबसरा नहीं किया, हकायक को जुटलाया गया है। अदालती कमीशन से कहा है कि फैसले से पहले दस्तावेज का मेरिट पर जायजा लें। मैमगढ़ स्कैंडल पर भी न्याजी साहब से बात होगी, लेकिन पहले वक्त तो एक ब्रेक का। आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा नंबर है 0423631269 और मोहतरम डॉक्टर साहब की जात से पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ उकाड़ा से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नसीर साहब बात कर रहे हैं। जी एहतशाम भाई कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। मेहरबानी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना मेरी गुजारिश ये थी जी, आज से कुछ 2-3 माह पहले जब गुजरांवाले में बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ था इलेक्ट्रिसिटी ये लोड शेडिंग के ऊपर, तो तोड़ फोड़ भी हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट के पास कहाँ से फंड्स आ गए थे कि इतनी बिजली इन्होंने फराहम की, और सारे तकरीबन 1-1.5 माह तक कोई लोड शेडिंग नहीं। आज फिर यही सूरत हाल है कि तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे उकाड़ा में हर वक्त ये बिजली इस वक्त भी नहीं है। तो काइंडली इसके ऊपर कुछ थॉरली रिपोर्ट डॉक्टर साहब को गए कमेंट करें, इनको रिक्वेस्ट करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी नसीर साहब। लोड शेडिंग मुल्क में बहुत बढ़ गई है और पहले भी जब एहतजाज होता है तो उसके बाद अचानक फंड्स कहाँ से आ जाते हैं कमरे को देने के लिए। एक बार फिर अब 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग न सिर्फ शहरों बल्कि देहातों में भी की जा रही है। मजाक हो रहा है जी पाकिस्तान के लोगों के साथ। और सदर जरदारी साहब के साथ एक ताल्लुक था जब वो जेल में थी, तो मर्द हुर भी कहा था मेरे चीफ एडिटर ने मजीद आमी ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वो बड़ा ज़हीन कहा जाता है, बड़ी जोड़ तोड़ भी आती हैं, उसने मादी भी है। अगरचे सेनेट में नवाज शरीफ ने लटा दिया है जरदारी को। फरियाल तालपुर, जिसको मैं कभी कभी फरियाल गौर भी कहता हूँ, उसको और जरदारी साहब को ये सोचना चाहिए कि इस मैदान में नवाज शरीफ तुमसे आगे है। इलेक्शन की जोड़ तोड़ जो है, इलेक्शन का जो मामला है, इसमें आप देखें कि मुस्लिम लीग नून वालों ने भी मोहसन, ये फिर मैं बात करूंगा, मोहसन लगारी साहब को वोट दिए। इमरान साहब की कॉल शामिल कर लेते हैं। इमरान साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान शराजी लाहौर से बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी। इमरान साहब, न्याजी साहब से मैंने एक सवाल करना है। बिल्कुल कीजिए जी। मैंने अभी टीवी ऑन किया तो न्याजी साहब का तजजिया मैं देख रहा था, मुझे बड़ा पसंद आया कि ये जितने भी सियासतदान हैं हमारे मुल्क के लिए कोई खिदमत नहीं कर रहे जी। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े वफादार और लाइफ अपने आप को कहते हैं, वो मेमो कमीशन पे जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, मुझे समझ नहीं आती कि वो मंसूर एजाज जो है वो ये कहता है कि मैं अमरीकी शहरी हूँ और अमरीकी इंटरेस्ट मुझे सबसे पहले अजीज है। उसके बाद भी हमारी ये अदलिया और ये सारे लोग मिलकर क्यों मुल्क का तमाशा और मजाक उड़ा रहे हैं? तो प्लीज इसके बारे में मैं चाहूंगा कि जी बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच जी। शराज साहब ने कॉल की। अब्दुल्ला साहब हैं पाकवतन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाम भाई। जी अब्दुल्ला साहब। जी मैं न्याजी साहब को भी सलाम पेश करता हूं। जी मेहरबानी। वालेकुम सलाम। न्याजी साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, एक भाई ने कॉल की मियां नवाज शरीफ के बारे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में 64 साल हो गए पाकिस्तान को बने, ठीक है सर। उसमें जितने भी पॉलिटिशियन आए हैं आज तक, आप एक चीज नोट करें कि जो इस वक्त पूरी वर्ल्ड में सिनेरियो बन रहा है, आप नेट खोल लें, अब तो इंटरनेट का दौर है, हर चीज का आपको इल्म हो जाता है कौन क्या कर।
एक जो हमारी जो अजल से लेकर अब तक हमारे जो दुश्मन है यहूदी मुसलमानों के, उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क अपना कायम कर लिया है जिसमें अमेरिका उनकी सपोर्ट करता है, अमेरिका इकॉनमी में उनका होल्ड है पूरी तरह, जैसे वो चाहते हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ उनको पूरी तरह इस्तेमाल किया। 99 में जब पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया कि दुनिया में पहली पाकिस्तानी रियासत जो एटमी ताकत बनी, उस चीज का आज तक उसको सजा दी जा रही है। ये वाहिद वो लीडर है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आप उनका दौर देख लें, वो 2 साल जो 2.5 साल उन्होंने हुकूमत की, उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ थी और आज कहाँ है। लोग इन्हें बुरा कहते हैं, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई मुखलस आदमी है इस कौम के साथ और इस मुल्क के साथ, वो मियां शहबाज शरीफ है, जिसने दिन रात अपने आप को इस कौम के लिए वक्फ कर दिया। और आप देखें कि कभी उसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, कभी उसने ये नहीं देखा। मजीद निजामी साहब ने आपके सामने उन्हें क्या खिताब दिया, ये वाकई शहबाज पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है इनकी मेहनत में। अगर इनके साथ पूरी टीम ऐसी हो, इनके साथ इनकी टीम अच्छी नहीं होती, इसकी वजह से इनको ये सजा दी जाती है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब पाकपतन से, आपने कॉल की वक्त की कमी है लेकिन आपने जो बातें अच्छी की देखिए ना, शहबाज शरीफ के हम भी कायल हैं, नवाज शरीफ के भी हम कायल। आप देखें कि इस प्रोग्राम में हमेशा मैं नरम गोशा रखता हूँ नवाज शरीफ के लिए, लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से जब ज्यादतियाँ होती हैं तो उस पर ज़्यादा दुख होता है हमें। मैं समझता हूँ ये इन्होंने खुद कह दिया है कि उनके मुशीर जो हैं वो गलत हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, जिसको मैं ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ, उनको अपना मुशीर बनाया हुआ है शहबाज शरीफ ने। सही। अच्छा बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ कि अमली को एक कदम होना चाहिए ना, यानी ये सियासत विफाक और पंजाब के दरमियान जो एक सूरत हाल बनी हुई है ये बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ ये इल्ज़ाम लगाते हैं उन पर, वो इल्ज़ाम लगाते हैं इन पर, तो ये हम जवाब चाहेंगे। इमरान शिराजी साहब ने जो पॉइंट रेज किया मेमो गेट स्कैंडल, उसमें भी नवाज शरीफ साहब का किरदार, मंसूर इजाज़ के जो बयान आ रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं अमरीकी शहरी हूँ, अमरीकी मफादत का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ मेमो गेट पर नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। ये एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं और मारवी मेमन को यानी 3 बरस के बाद ख्याल आया। अब बताया जाए कि मेमो गेट में क्यों गए नवाज शरीफ, इसके पीछे क्या बात है? लेकिन अब तक एस्टैब्लिशमेंट का नाम भी लेते हैं। अब तक की जो तहकीकात हुई, मंसूर इजाज़ का जो बयान है कि जो वजाहतें की गई, फिर F-16 भी तैयार थे, जरदारी साहब को भी इल्म था, लेकिन जरदारी साहब ने F-16 को उड़ने का हुक्म नहीं दिया और हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का हुक्म नहीं दिया। इस पर किस हद तक सदाकत है, किस हद तक यकीन कर? मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल है। देखिए ना, कुछ भी नहीं है, यानी जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, ठीक, मगर जो अपोजिशन कर रही है वो भी ठीक नहीं कर रही। यानी देखे ना, आप उनके साथ मिल जाते हैं, यानी अपोजिशन का मतलब अपोजिशन होता है। यानी ये नहीं 18वीं तरमीम जो है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का नाम रखा गया, जो क़ायद आज़म के लिए एक यानी अच्छी बात नहीं थी, उसकी विल आरजू के ख़िलाफ़ बात थी, उसको आपने मंजूर किया। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो उन्होंने तो उसको कबूल नहीं किया जी। अच्छा, फिर एटम कोई एटमी ताकत नवाज शरीफ ने नहीं बनाया पाकिस्तान को एटमी ताकत जो है वो बनाया है भुट्टो साहब के उस आइडिया ने, जिसमें डॉक्टर कदीर को यहाँ बुला कर लाया गया। अच्छा, फिर नवाज शरीफ के लिए बहुत मोहब्बत है, मगर ये हमारे दोस्त उन्होंने बात की है, ये बता दें कि आज तक नवाज शरीफ ने डॉक्टर कदीर के हक़ में एक भी बयान दिया है? डॉक्टर कदीर के साथ जो कुछ हमने किया वो हम सब के लिए शर्मनाक है। बिल्कुल सही। उन्होंने अपने एटमी साइंसदान को सदर बना दिया, हमने उसको नजरबंद कर दिया। ये इंतहाई शर्मनाक अमल था। वही ना मैं कहता हूँ कि भाई आप या तो कहें कि तमाम तर सूरत हाल जो है वो कौमी किरदार के बिल्कुल मुताबिक है, तो फिर ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं, वरना हमें नवाज शरीफ की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से ज़्यादा दुख होता है। बिल्कुल सही। और हम दुख से बोलते हैं, मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन हम पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम कॉलर्स का। बढ़ते हैं आज के नवा वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब का एक कॉलम है, सेनेट इलेक्शन मोहसिन और गद्दार एक जैसे। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सियासी मौरूसियत न जाने कितनी किस्म की है। सूबा सरहद में खैबर पीके में वज़ीर आला के वालिद आज़म होती सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अब उल्टी तरफ से भी सियासी विरासत जारी हुई है। किसी को कहा गया कि तुम्हारी माँ बड़ी सोहनी है, उसने कहा कि आखिर वो माँ किसकी है। आज़म सवाती भी सेनेटर से करोड़ों रुपए लगा के JUI की तरफ से सेनेटर बने। इसके बाद मौलाना के तमाम ज़ाती जमाती और सियासी अखराजात आज़म सवाती बर्दाश्त करते थे। उनकी नकम्मी वजारत से इतनी कमाई ना थी, वो गई तो फिर सेनेट से भी इस्तीफ़ा दे के मौलाना के सियासी जफ्फे से आज़ाद हुए, इमरान खान की जफ्फी में चले आए। जहाँ भी खर्च तो होंगे, इंतखाब के ज़रिए इनकलाब के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और इमरान खान के लिए मशहूर है कि वो बड़ा कंजूस है। अभी तो हफीजुल्लाह खान न्याजी इमरान खान को बहुत बचाए चला आ रहा है।
और मजीद गुफ्तगू हम करेंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा, डॉक्टर साहब, मोहसिन और गद्दार एक जैसे कैसे? मैं कहता हूँ एक मेरी गुजारिश है बड़े अदब से, ये नाराज ना हो हमारे दोस्त। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ मोहसिन लगारी को किसने खड़ा किया? राना सनाउल्लाह जो है वो अपने साथियों से कह रहा है कि मुझे पर्ची दिखाओ पहले और फिर वोट डालो। ये क्या जमहूरियत है भाई? इसका बुरा बनाया ख्वाजा साद रफीक ने भी, क्योंकि वो वर्कर पार्लियामेंटेरियन है। देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये कहा गया, एक अजीब बात है, ये कहा गया कि पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो दें वोट अपने बंदे को, और नंबर 2 वोट जो है वो मोहसिन लगारी को दें। लेकिन नंबर 2 आदमी है मोहसिन लगारी, ये तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। नंबर 2 आदमी के लिए नंबर 2 आदमी, और जनाब नंबर 1 पर भी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने दिया यूनिफिकेशन ब्लॉक। जो काफ लीग के लोग हैं वो भी तो यूनिफिकेशन ब्लॉक हैं। वरना मैं सोचता हूँ जिस तरह लोग तो तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, इस्तीफा देते हैं, तो इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए था और फिर ये नून लीग के टिकट पर आते तो ये होता। अच्छा, आपने लिखा है कि हमारे पार्टी लीडर ये क्यों नहीं सोचते कि वफा और बेवफाई एक चीज़ नहीं है? वज़ीर आज़म गिलानी का भी आपने इस पर जिक्र किया। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखा ना, वफा थी मारवी मेमन की पहले चौधरी शुजात के साथ, अब वफा है उसकी नून लीग के साथ, तो बेवफाई कहाँ है? देखे ना, मतलब यह है कि एक के साथ वफा जो है दूसरे के साथ बेवफाई है। अच्छा, वो क्यों नहीं समझते कि जो काफ लीग का लोटा है वो नून लीग का लोटा क्यों नहीं हो सकता? इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मेरी मोहतरम बहन सबा सादिक की है। वो जब वज़ीर आला थे परवेज़ लाई तो वो नून लीग से काफ लीग में चली गई और वहाँ मज़े उड़ाती रही। और ये वीडियो मौजूद है कि असम्बली के अंदर मेज़ पर खड़े होकर सबा सादिक ने चौधरी परवेज़ लाई जिंदाबाद के नारे लगाए थे। फिर वो जब ये इख्तियार में आ गए तो वो काफ लीग से नून लीग में आ गई, और उसी तरह वो बिल्कुल पाक साफ है, उसको नून लीग ने कबूल किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोटा है उसको कबूल करने वाले भी लोटे हैं, उनके लिए भी कोई नाम तजवीज़ करना चाहिए जो लोटे से मिलता जुलता हो। हमारे लोग बहुत जल्द भुला देते हैं तमाम चीज़ों को। परवेज़ मुशर्रफ की चीज़ों को भुला दिया, मुस्लिम काफ की जो अमाल थे, क्या कारनामे थे, उनको भुला दिया। तो जनाब इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें भुला दी। यही तो भूल है कि हम भूल भुलैयों में हैं, यही तो है कि हम गुलाम गर्दिशों में हैं, यही तो भूल भुलैयाँ हैं जिससे हम निकल नहीं सके पिछले 60 वर्षों में। तो ये भूल जाते हैं हम देखें ना, नवाज शरीफ जब जलावतन हुए थे तो उन्होंने अपने किसी साथी को ये कहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम फिर भी नवाज शरीफ के गुण गाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मगर उनको इस काबिल तो अपने आप को करना चाहिए। यानी उनको क़ैद आज़म सानी कहा और इसका बुरा मनाया था मजीद आमी ने भी कि क़ैद आज़म सानी का लफ्ज़ जो है नवाज शरीफ के लिए, तो फिर वो क़ैद आज़म जैसा बन के दिखाए। ठीक कि क़ैद आज़म के लिए उसकी तकरीर अंग्रेज़ी में सुनते हुए एक अनपढ़ आदमी ने कहा था कि जनाब मैंने अंग्रेज़ी नहीं आती, मगर मैंने यह पता है कि जो ये बंदा कह रहे है सच कह रहे। बिल्कुल सही। तो खुदा की कसम लोगों को ये एहसास तो हो कि जो ये कह रहा है ये सच कह रहा है, ये ज़ाती मफाद में नहीं कर रहा, ये अपने सियासी मफाद में नहीं कह रहा, ये कौमी मफाद में कह रहा है, ये अवामी मफाद में कह रहा है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर नियाज़ी साहब जो कह रहे हैं नाज़रीन, वो इनका कॉलम ज़रूर पढ़िएगा, मजीद भी बहुत खूबसूरत अंदाज में कॉलम लिखा है, सर इलेक्शन मोहसिन और गद्दार एक जैसे। इसमें एक बात सिर्फ ये है कि देखिए, हरवाना चाहते थे कामिल अली आगा को नून लीग वाले, और हर के बजाय हसन गिल, वो जो एक फर्कर मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर था राना आफ्ताब फैसलाबाद का, जिसकी कुर्बानियाँ भी बहुत हैं और कहानी भी बहुत है। पीपल्स पार्टी वाला देखिए ना, इनका मेरिट क्या है? सरदार जुल्फ़िकार खोसा, यानी आप बताएं कि क्या वो लोग जिन्होंने काम किया, जिन्होंने, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैंने वर्कर्स के हक में परसों कालम में लिखा था, उन लोगों को जानता हूँ। तो जनाब असम्बलियों में कौन, देखे ना, आप ये बताएं कि सेनेट में, सेनेट का टिकट किन लोगों को मिला? उन्हीं लोगों को मिला जो पहले सेनेट में होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक रूसी सियासत की बात की है मैंने कि पहले होता था कि बेटे को किया जाता था, तो हमारे होती जो है अमीरत होती, तो उन्होंने अपने वालिद को दे दिया है। यानी अब रूसी सियासत जो है वो बेटे से वालिद की तरफ जा रही है। अजीब और गरीब सूरत है, नए ट्रेंड सेट हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, कॉलम जरूर पढ़िएगा। डॉक्टर साहब का आप बढ़ते हैं इसके नवा वक्त इदारे की जानिब। आज के नवा वक्त इदारे कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का मजबूत वज़ीर आज़म होने का दावा और मुल्क व कौम को दरपेश मसाइल, तौहीन अदालत केस के फैसले से पहले उन्हें ऐसे रिमार्क्स देने चाहिए, सवालिया निशान। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हुकूमत मुफाहमती पॉलिसी पर अमल पैरा है, हम मीडिया समेत तमाम इदारों की मजबूती के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस वक्त मजबूत तरीन वज़ीर आज़म है जो अंदर जाएगा ना बाहर। अगली लाइन से जारी है कि अगर मुल्क और अवाम के मसाइल के हल के हवाले से हुकूमत की गुज़श्ता 4 साल की कारकर्दगी के तनाजुर में भी
वज़ीर-ए-आज़म के दावे का जायज़ा लिया जाए तो शायद उनकी ज़ात और उनके ख़ानदान की हद तक ये दावा दुरुस्त साबित हो, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में शायद ये पहला वाक़या होगा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की वज़ारत उज़्मा के दौरान यके बाद दीगरे उनके भाई और बेटे कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और एक बेटे की पंजाब असम्बली की रुकनीत के नाते वज़ीर-ए-आज़म को जनूबी पंजाब के नए सरायकी सूबे का शोशा छोड़ने की तरगीब मिली ताकि इस मुमकिना सूबे में वो अपने बेटे की वज़ारत आला को यकीनी बना सकें। और इदारिया पर भी हम लेकिन सरायकी मुल्क की जो बात करते हैं उनको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तो बन नहीं सकते, तो सरायकी मुल्क के हुक्मरान जो है अपने बेटों को बनाएंगे। यानी आप देखें कि पीपल्स पार्टी का कोई भी ज़मीनी इलेक्शन हो उसमें कोई बेटा को भाई कोई इस तरह के बंदा सरायकी अवाम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, आप सरायकी सूबे से उठकर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, मुल्तान के लिए आपने सरायकी बेल्ट के लिए क्या किया आपने? हाँ अच्छा देखें ना, एक शेर में ज़ाहिर तस्वीर लंबा नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छा इदारिया हो तो मुझे पसंद है नफा वक्त इदारिया कि न मैं अंदर जाऊँगा ना बाहर जाऊँगा, इस तरह की बात। तो तुम कहाँ जाओगे भाई भाई कहीं तो जाना ही है। तो मैंने गालिब का एक शेर है जो मैं आखिर में ये अर्ज़ करता हूँ इस पर मुख्तसर तबसरा कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो इसकी खबरें नहीं आती, इसकी खबरें कुछ और देगा और वो जब खबरें आएंगी तो वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं होंगे, न वो अंदर होंगे न वो बाहर होंगे। बिल्कुल सही। और कहाँ होंगे ये इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए, बहुत आम मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू हुई। आखिर में नाज़रीन हम शामिल करना चाहेंगे कायद-ए-आज़म का फरमान। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमें ना अंग्रेज़ पर भरोसा है ना हिंदू बनिए पर, हम दोनों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे ख्वाह वो आपस में मुत्तहिद ही क्यों ना हो जाएँ। एहतशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।